Good morning, everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. Without getting delay, let's get started. हमारी आज की फर्स्ट न्यूज है रतन टाटा जी से रिलेटेड। बेसिकली 1937 में इनका बर्थ हुआ था और कल देर रात इनकी डेथ हो गई। 86 की एज में इनकी डेथ हो गई। ये इंडिया के लिए एक मेजर लॉस है। रतन टाटा जी का हमारी इकोनॉमी में इंडिया को नई ऊंचाइयां टच करवाने में बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। बट एज वी ऑल नो ये एक नेचुरल रूल है, जिसका बर्थ हुआ है उसकी डेथ भी होगी। सो हमने अपनी एक इंडिया की एमिनेंट पर्सनालिटी खो दी है। नेक्स्ट न्यूज इज बेकर जम्पर हजाबीज शेयर नोबल इन केमिस्ट्री फॉर टूल्स टू डिजाइन प्रोटीन एंड प्रिडिक्ट स्ट्रक्चर्स। बेसिकली रिसेंटली 3-4 दिनों से कंटिन्यूअसली हम नोबेल प्राइज के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले हमने फिजियोलॉजी से रिलेटेड नोबेल प्राइज देखा, फिर कल फिजिक्स से रिलेटेड देखा और आज हम केमिस्ट्री से रिलेटेड नोबेल प्राइज देख रहे हैं कि रिसेंटली डेविड बेकर, जंप जंपर और डेमिस हेजाबिस, इन तीनों पर्सनालिटीज को केमिस्ट्री के सेक्टर में नोबेल प्राइज 2024 का प्रोवाइड किया गया है। इनका कंट्रीब्यूशन ये रहा है कि इन्होंने फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन में इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, साथ के साथ फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन, मतलब कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर, प्रोटीन के अंतर्गत जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं उनके बीच में बाइंडिंग कैसी रहती है, वो क्या स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, इन सबका प्रिडिक्शन फाइंड आउट करने के लिए इन तीनों पर्सनैलिटीज को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज प्रोवाइड किया गया है। देन नेक्स्ट वन इज JMM सीक्स EC's note to implement scheme for women। बेसिकली झारखंड में एक स्कीम चलाई जाने की बात की जा रही है, दैट इज कॉल्ड गोगो दीदी। गोगो दीदी के अंतर्गत वहां पे विमेन बेनिफिशियरीज को 2500 रुपए तक का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के साइड से, स्टेट गवर्नमेंट की साइड से। इसी रिगार्डिंग वहां की जो मुक्ति मोर्चा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर से परमिशन मांगी है कि क्या हम इस टाइम पीरियड में ये स्कीम लॉन्च कर सकते हैं या नहीं। सो बेसिकली गोगो दीदी कहाँ की स्कीम है, दैट बिलोंग्स टू झारखंड। इसके अंतर्गत हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करें कि हम विमेन्स को 2500 रुपए तक का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रोवाइड करेंगे। देन नेक्स्ट वन इज साइमल्टेनियस पोल्स नीडेड टू फोकस ऑन डेवलपमेंट नायडू। बेसिकली आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने मुद्दा उठाया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, stress the need to have simultaneous election to the Lok Sabha and state assemblies in order to focus on development। मतलब कि पूरे जो जनरल इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन मतलब कि लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं और जो स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन होते हैं, सारे इलेक्शंस को कंबाइन करके साइमल्टेनियस वे में किया जाए, पूरे कंट्री में एक ही टाइम पर इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाए। बेसिकली गवर्नमेंट के साइड से इनिशिएटिव लाया गया, गवर्नमेंट के साइड से रिकमेंडेशंस लाई गई कि साइमल्टेनियस इलेक्शन पर फोकस करना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन पर फोकस करना चाहिए। मतलब कि पहले जनरल इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेटिव के असेंबलीज के इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाए और 100 दिन के टाइम पीरियड में ही हम लोकल इलेक्शन मतलब कि पंचायत बॉडीज और म्युनिसिपल बॉडीज का भी इलेक्शन कंडक्ट करवाएं। सो इसी रिगार्डिंग जो आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है उनका स्टेटमेंट आया है कि डेवलपमेंट के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन पर फोकस करें और जल्द से जल्द उसे इम्प्लीमेंट करें। इस टॉपिक को मैंने प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस लेक्चर में बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर दिया है कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या होता है, किस कमेटी ने इसका रिकमेंडेशन दिया था और इससे आने वाले समय में हमें क्या बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं और क्या चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गवर्नेंस बढ़ सकता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का टाइम कम होगा, गवर्नमेंट को ज्यादा टाइम मिलेगा कि वो लोगों के वेलफेयर के बारे में सोच सके। अगर अलग अलग समय में स्टेट्स और जनरल लेवल पर, यूनियन लेवल पर इलेक्शंस होते हैं तो कहीं ना कहीं जो पार्टीज रहती है
वो उसी काम में ज्यादा इन्वॉल्व रह जाती हैं कि हमें कैंपेन करना है, इलेक्शन कंडक्ट करवाना है और अपनी मेजोरिटी साबित करनी है। सो गवर्नेंस का लेवल कम होता हुआ नजर आ रहा है। सो कंटिन्यूअसली डिमांड आ रही है कि हम उस चीज पर ज्यादा फोकस करें कि साइमल्टेनियस इलेक्शन हो सके, ताकि डेवलपमेंट करने के लिए, गवर्नेंस करने के लिए हमें ज्यादा टाइम पीरियड मिल पाए। Next one is Malabar has evolved into key multilateral event, says ENC chief. Basically Malabar एक multilateral exercise है। अगर इसका ओरिजिन देखा जाए तो 1992 में हमने इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था एज अ बायलैटरल नेवल ड्रिल बिटवीन द यूएसए एंड इंडियन नेवी। यूएसए और इंडियन नेवी के बीच में मालाबार एक्सरसाइज 1992 में स्टार्ट की गई थी, बट उसके बाद कंटिन्यूअस डेवलपमेंट किया गया। फॉर एग्जांपल हमारे सामने क्वाड बनकर सामने आया। क्वाड मतलब क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर में 4 नेशंस हैं, इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद इस मालाबार एक्सरसाइज को और भी एक्सपेंड किया गया। इसके अंतर्गत जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड किया गया। मतलब कि करंट सिनेरियो की बात की जाए तो मालाबार इन 4 डेमोक्रेटिकली क्वाड नेशंस के बीच में कंडक्ट करने वाली एक नेवल एक्सरसाइज है। इस साल की होस्टिंग इंडिया के अंडर में है। मतलब कि इस साल की जो मालाबार एक्सरसाइज है वो इंडिया में होस्ट की जा रही है। सो बात किया जा रहा है कि ये जो चारों नेशंस है वो ना सिर्फ एज अ मिलिट्री ड्रिल काम करेंगी, बल्कि सारी जो चारों कंट्रीज है वो आपस में कोलैबोरेट करेंगी और कोऑपरेट करेंगी किस तरह से एक्सरसाइज को मैक्सिमम बेनिफिट्स तक यूज किया जाए। नए नए जो भी इक्विपमेंट्स है उन सब का यूज किया जाएगा। आपस में कंट्रीज का कोऑपरेशन बढ़ाने की बात की जा रही है। The next one is Bengaluru to switch to AI powered traffic signals. बेसिकली बेंगलुरु में वी ऑल नो जो बेंगलुरु है वो कहीं ना कहीं हाईली ट्रैफिक सिटी है। सो वहां के ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए बात की जा रही है कि अब जो मेजर ट्रैफिक पोर्ट्स है वहां पर एआई का यूज किया जाएगा। ट्रैफिक सिग्नल्स को क्लियर करने के लिए या स्टॉप लगाने के लिए हम एआई का यूज करेंगे। इससे क्या होगा कि हमें रियल टाइम का डेटा पता पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल होता क्या है कि अगर ये चीजें कंप्यूटर के हेल्प से हम करते हैं तो एक सर्टेन टाइम पीरियड दिया जाता है किसी भी सिग्नल को, या तो वो रेड में या तो वो ग्रीन में। उस वक्त ये नोटिस नहीं किया जाता है कि कौन से वाले सेगमेंट में कितनी ट्रैफिक है। उसका रियल टाइम डेटा सिग्नल तक नहीं पहुंचता है। वो सिर्फ एक डेटा उसके अंदर डाल दिया जाता है कि 30 सेकंड्स का आपको ग्रीन सिग्नल देना है और इतने सेकंड्स का आपको रेड सिग्नल देना है। उस बेसिस पर ही काम करता है। लेकिन अभी जो ट्रैफिक है वो बढ़ता ही जा रहा है। सो इसलिए बेंगलुरु में एक नया इनिशिएटिव चालू किया गया है, दैट इज बेंगलुरु एडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। इस सिस्टम के तहत वहां के जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनको एआई में इंपोज किया जा रहा है, जिससे कि रियल टाइम डेटा के हिसाब से वहां के पूरे ट्रैफिक को मैनेज किया जाएगा। Then next one is mental health in India material world. बेसिकली इस पूरे एडिटोरियल में मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस किया गया है। इसमें बताया गया है कि डिस्पाइट लोग इतने अच्छे, इतने सक्सेसफुल कैरियर्स अचीव कर चुके हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं लोगों की मेंटल हेल्थ डिग्रेड होती जा रही है। कहीं ना कहीं लोगों में एंजाइटी, डिप्रेशन और भी मेंटली रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। उसके पीछे देखा जाए तो इंडिया इज करेंटली विटनेसिंग अ सर्ज इन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। ओवर 197 मिलियन पीपल सफर फ्रॉम कंडीशन सच एज डिप्रेशन, एंजाइटी एंड सब्सटेंस अब्यूज। इसके पीछे का रीजन भी इस पूरे में डिस्कस किया गया है। पहली चीज, जो पहले हमारा फोकस रहता था एंशियंट टाइम पीरियड से, एरिस्टोटल बोल लो या जो भी हमारे थिंकर्स रहे हैं, वो सब फोकस करते थे कि किस तरह से सेल्फ रिफ्लेक्शन किया जाए। लोग अपने आप से क्वेश्चन पूछते थे कि हमारा इस धरती में जन्म क्यों हुआ है, मैं कौन हूँ, हु एम आई, वाई एम आई हियर। सो एक सेल्फ रिफ्लेक्शन पर फोकस जाता था। बट आज का जो सिनेरियो है वो इन फोकसेस से हट चुका है। सिर्फ लोग एक भागदौड़ वाली जीवन को ही जी रहे हैं, जिससे कि मेंटल हेल्थ जो है वो इंडिया में एक एपिडेमिक लेवल तक बढ़ता चला जा रहा है। The relentless pressures of urban living, financial instability and fierce competition are significant contribution. Basically, हम सब अर्बनाइजेशन की तरफ बहुत बढ़ रहे हैं।
अर्बनाइजेशन के साथ साथ ये कई सारी टेंशन्स भी हमारी लाइफ में ला रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पहला कि अर्बन लिविंग लाइफ को जीने के लिए एक अलग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए रहती है, पैसा चाहिए रहता है। सो एक फाइनेंशियल बर्डन, फिर अर्बन लिविंग जीने के लिए एक प्रेशर, दूसरा अर्बन वर्ल्ड में कंपटीशन भी बहुत जाता है। ये सारी चीजें एक तरह का सोसाइटल प्रेशर क्रिएट कर रही है, सोसाइटी की तरफ से प्रेशर आता है हमारे ऊपर, जिसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत गलत असर पड़ रहा है। सो हमें जरूरत है कि हम इस जो अभी का जो चैलेंज है हमारे सामने मेंटल हेल्थ को लेके, उसे एड्रेस करें। उसको एड्रेस करने के लिए पहली चीज है, वी मस्ट शिफ्ट फोकस फ्रॉम इंडिविजुअल सक्सेस टू कलेक्टिव वेलबिंग। हमें इंडिविजुअल सक्सेस के बजाय कलेक्टिव वेलबिंग पर ध्यान देना चाहिए। कलेक्टिव वेलबिंग से क्या होता है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को कम्युनिटी पर के साथ शेयर करते हो, कम्युनिटी आपको उसका बर्डन कम करवाती है, एक ग्रोथ फॉर ऑल टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, जिससे कि प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होने से मेंटल हेल्थ हमारी अच्छी होगी। Amid rapid urbanization and personal achievement, it is essential to remind ourselves of be found through community, joy and friendship। मतलब कि जो डीपर मीनिंग है हमारे इनर सेल्फ, जिस जो मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ, सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन हमें इन्हीं कम्युनिटी से ही मिलेगा। मतलब कि हर एक पर्सन का इक्वल ग्रोथ हो, उसी से हमें जॉय मिलेगा, उसी से हमें इनर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सो मेंटल हेल्थ को ट्रीट करने के लिए जरूरत है कि हम इन सारी चीजों को पहले टैकल करें। नेक्स्ट एडिटोरियल की बात करें, ट्रांसफॉर्म वर्क प्लेसेस इनटू सपोर्टिव स्पेसेस। इस एडिटोरियल में भी वर्क प्लेस के बारे में डिस्कस किया गया है। जैसे कि हम सब जानते हैं, इंडिया एक इमर्जिंग डेवलपिंग कंट्री है। सो नए नए अपॉर्चुनिटीज, नए नए जॉब, नए नए वर्क प्लेसेस कंटिन्यूअसली हमारे सामने आ रहे हैं। जो हमारे वर्क प्लेसेस है उनमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, बट उसके साथ साथ जहां हम एक तरफ जीडीपी बढ़ा रहे हैं, ग्रोथ बढ़ा रहे हैं, वहीं हमारे सामने कुछ चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज कि वर्क प्लेस ना एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं इंडिया की पॉपुलेशन भी अब कंज्यूमरिस्ट होने लगी है, मतलब कि प्रॉफिट की तरफ भागने लगी है। प्रॉफिट के लिए लोग अपने ऊपर से ध्यान हटाकर सिर्फ इस चीज पर फोकस करते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कैसे बढ़ाएं। और इसके पीछे सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन, या अभी भी इंडिया में ऐसा बिलीफ सिस्टम है कि जितना ज्यादा आप वर्किंग आवर्स करोगे, उतना ज्यादा आप प्रोडक्शन करोगे, उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, उतना ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये चीज अच्छी होगी। बट हमें ये अपनी मेंटल थिंकिंग हटानी पड़ेगी। हमें फोकस करना पड़ेगा कि हमारे लिए वर्क प्लेसेस का हेल्दी होना इंपॉर्टेंट है। वहां पर ऐसे मैनेजर्स होने चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए जो कंटिन्यूअसली हमारी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें, जो वर्क स्पेस के बारे में बात करें कि क्या हमें दिक्कतें आ रही हैं, क्या हमारे ऊपर वर्क प्लेस इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमने कई सारी सर्वेस और रिसर्चेस भी किए। उस हिसाब से हमें पता लगता है कि जितना इंसान का दिमाग शांत रहता है, उतना अच्छा प्रोडक्शन करता है, उतनी अच्छी उसकी प्रोडक्टिविटी होती है। सो इसलिए हमें जरूरत है कि हम अपने कंज्यूमरिस्ट जो हमने अपना बिहेवियर बना दिया है, उसे हम शिफ्ट करें कि हम एक सस्टेनेबल लिविंग भी जी सकते हैं, बट हमारे लिए हमारी हेल्थ, हमारे वर्क प्लेसेस का हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट वन इज RBI holds rate at 6.5%, shift stands to neutral। बेसिकली RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो मॉनेटरी कमेटी है, उसकी मीटिंग हुई, उस दौरान उन्होंने बेंचमार्क रेट सेट किया 6.5%। ऐसा है कि 2016 में हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई है। ये एक 6 मेंबर कमेटी है जिसके अंतर्गत 3 RBI के मेंबर्स रहते हैं और 3 गवर्नमेंट के साइड से मेंबर्स रहते हैं। दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि आने वाले समय में RBI क्या रेट्स रख रही है। रेट्स रखना मतलब कि क्या होता है कि RBI ही पैसे इशू करती है। जैसे कि जो भी बैंक्स हैं, SBI हो गई, लाइफ इंश्योरेंस हो गई, एक्सिस बैंक हो गई, यूनियन बैंक हो गई, कोई भी बैंक है,
किसी भी बैंक को आरबीआई से पैसा चाहिए रहता है तो वो आरबीआई किस रेट पर पैसा बैंक्स को अवेलेबल करवाएगी, ये बेंचमार्क सेट किए जाते हैं। बेंचमार्क सेट करने के लिए आरबीआई एक चीज पर फोकस करता है, दैट इज इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि आरबीआई अपनी पॉलिसीज ऐसे गवर्न करेगा कि इंडिया में इन्फ्लेशन रेट ±4% से एग्जिस्ट करेगा। मतलब कि 4% से कम 2%, 4% से ज्यादा 2%, मतलब 6%। 2% से 6% के ब्रैकेट में इंडिया का इन्फ्लेशन टारगेटेड है। सो इस हिसाब से अगर मार्केट में पैसा बहुत है, मार्केट में पैसा बहुत अधिक होने से क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ा रहेगा। सो आरबीआई जो है वो अपनी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट करके रखती है। कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी में आरबीआई अपने रेट्स को हाई रखती है। मतलब कि आरबीआई से लोन लेना महंगा पड़ जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है, और एक्सपेंसिव रेट्स के कारण लोग ज्यादा लोन नहीं लेते। जब ज्यादा लोन नहीं लोगे तो मार्केट में पैसा कम होगा और इन्फ्लेशन टारगेटेड रेट के अंतर्गत रहेगा। दूसरा स्टेंस रहता है कि जब मार्केट में पैसा कम है, मतलब कि इन्फ्लेशन नहीं है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है कि वो कुछ खर्च कर सके, कुछ परचेस कर सके, सो उस टाइम पे आरबीआई एक्सपेंशनरिस्ट पॉलिसी अपनाती है, मतलब कि पैसे का एक्सपेंशन करना। सो इसलिए आरबीआई अपने रेट्स को सस्ता कर देती है, बहुत ही कम अमाउंट में लोगों को लोन प्रोवाइड करती है, सो ताकि लोग इजिली लोन ले सके और अपना परचेसिंग कर सके, ताकि मार्केट में एक स्टेबल इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ बना रहे। सो रिसेंटली आरबीआई ने अपना इंस्टेंस चेंज किया है। पहले आरबीआई अकोमोडेटिव इंस्टेंस पर थी, अब आरबीआई ने अपना इंस्टेंस न्यूट्रल कर दिया है। मतलब कि आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है कि एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी की तरफ आरबीआई बढ़ रही है। अगर करंट रेट्स को देखा जाए तो आरबीआई ने अपने बेंचमार्क रेट को 6.5% डिसाइड कर रखा है। यूपीएससी के हिसाब से हमारे लिए रेट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक जनरल अवेयरनेस के लिए रेडी रहना चाहिए कि हाँ इतने इतने रेट्स चल रहे हैं। नेक्स्ट वन इज मोदी टू होल्ड बायलैटरल टॉक्स विद लीडर्स एट आसियान इंडिया समिट। बेसिकली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो रिसेंटली लाओस विजिट पर जाने वाले हैं आसियान की मीटिंग अटेंड करने के लिए। आसियान को समझते हैं थोड़ा सा डेप्थ में, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इट इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जिसे हमने 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद बनाया था। इसका हेडक्वार्टर देखा जाए या सेक्रेटेरिएट देखा जाए तो इंडोनेशिया जकार्ता में है। इसका मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। मतलब कि हमारा एक ही विजन है, जो ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है एक ही विजन रखती है, उनका एक ही मकसद है, एक ही आइडेंटिटी है और एक ही कम्युनिटी के हिसाब से वो आगे बढ़ते हैं। अगर इनका ऑब्जेक्टिव देखा जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ना है, साथ के साथ रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी मेंटेन रखनी है, आपस में कोलैबोरेट करना है ताकि डिफरेंट सेक्टर्स में अलग अलग ग्रोथ अचीव की जा सके, ग्रेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। बेसिकली जो ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से ज्यादा कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का ही देख लो, इंडिया की 48% पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इंक्लूडेड है। सो एग्रीकल्चर में आगे बढ़ना, साउथ ईस्ट टू प्रमोट साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज, टू मेंटेन क्लोज एंड बेनिफिशियल कॉपरेशन विद एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। जो हमने आखिर आसियान बनाया ही क्यों है, उसके पीछे का रीजन, जो उसके पीछे के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये सारे, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, कोलैबोरेट हो गया, मल्टी स्टेक होल्डर्स में अपना कंट्रीब्यूशन करना, आपस में कोलैब करना, और साथ के साथ जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें ग्रो करना। ये सारे नेशंस हमारे आसियान ग्रुप के नेशंस हैं। सो हमारे सामने एक पीवाईक्यू आता है 2017 में, यूपीएससी ने ऑलरेडी ये पूछ रखा है, विच ऑफ द अबव आर अमंग द फ्री ट्रेड पार्टनर्स ऑफ
आसियान। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको प्रॉपर डिस्कस करूंगी कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। Then next one is Kolkata High Court seeks response of Center Bengal on stalled MG Narega's wage payment. बेसिकली हमारे लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से एमजी नरेगा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एमजी नरेगा एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2005 में स्टार्ट किया था। उसके बाद इसका नाम बदलकर एमजी नरेगा कर दिया गया। इस स्कीम के अंतर्गत एक फैमिली को 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट। इट इज अ डिमांड ड्रिवन स्कीम, मतलब कि जब लोग डिमांड करते हैं कि हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, जो भी एलिजिबल पर्सन है एम्प्लॉयमेंट के लिए, गवर्नमेंट उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है 100 डेज के लिए, पूरे साल के पीरियड में। अगर किसी ने अप्लाई किया है एम्प्लॉयमेंट के लिए और उसे 15 दिन के अंतर्गत एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया गया, सो गवर्नमेंट उसे एम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड करती है। जितने दिन भी उसे एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा उस दौरान उसे उतना पैसा प्रोवाइड किया जाता है। जो ये एमजी नरेगा है ना, ये वर्ल्ड में सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोग्राम है जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। सो रिसेंटली क्या हुआ है, वेस्ट बंगाल में इसका वेज पेमेंट को नहीं डिसबर्स किया गया था, उसी रिगार्डिंग कलकत्ता के हाई कोर्ट ने उनसे रिस्पॉन्स मांगा है। गवर्नमेंट अप्रूव्स कंटिन्यूएशन ऑफ फ्री फोर्टिफाइड राइस सप्लाई। बेसिकली होता क्या है, फोर्टिफिकेशन समझते हैं। किसी कोई भी जैसे ग्रेन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे राइस, जो राइस ग्रेन है उसके अंदर ऑलरेडी कुछ प्रॉपर्टीज तो रहती है, बट उसकी प्रॉपर्टीज, उसमें अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट मिनरल्स को बढ़ाने के लिए फोर्टिफिकेशन किया जाता है। इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज लोगों के अंतर्गत अचीव करनी है, साथ के साथ जो एक डेफिशिएंसी है न्यूट्रिएंट्स की उसको कम करना है और एनीमिया को फाइट करना है। इन सारी चीजों को कर्ब आउट करने के लिए हमने फोर्टिफिकेशन स्टार्ट किया। ये स्कीम जुलाई 2024 तक चलनी थी, बट हमने इसे एक्सटेंड कर दिया है कि अब हम नवंबर 2028 तक इस स्कीम को कंटिन्यू करेंगे, मतलब कि कंटिन्यूअसली फोर्टिफिकेशन करेंगे राइस का। फोर्टिफाइड राइस जो है वो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। With the help of public distribution system, integrated child development services and PM पोषण, इन तीनों स्कीम्स की हेल्प से हम फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं। देन नेक्स्ट वन इज ऑन प्रोटेस्ट अगेंस्ट वाइजेक स्टील प्लांट सेल। बेसिकली हमारी इंडिया में सिर्फ एक ही स्टील प्लांट है जो कि ऑन शोर स्टेब्लिश्ड है, दैट इज इन विशाखापट्टनम। 1960 से इसको एस्टैब्लिश किया गया है, बहुत सारे हर्डल्स को फेस करने के बाद, बट रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया रिगार्डिंग द स्ट्रैटेजिक 100% स्ट्रैटेजिक सेल ऑफ द राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। इसी के रिगार्डिंग प्रोटेस्ट चल रहा है लोगों का कि मतलब कि लोगों की डिमांड है, उनकी डिमांड ये है कि एक रूल चलता है मिनरल माइंस एक्ट के अंतर्गत, अगर कोई स्टील प्लांट स्टैब्लिश किया गया है तो उसको प्रॉपर एक कोल माइन अलॉट की जाती है, जिसके तहत उन्हें कोल की रिक्वायरमेंट उनकी फुलफिल हो जाती है। लेकिन जो ये विशाखापट्टनम में प्लांट है, स्टील प्लांट है, इससे अभी तक कोई कोल माइन अलॉट नहीं की गई है। इसके पास कोल सप्लाई का प्रॉपर एक मैकेनिज्म नहीं है, जिसकी वजह से इसे अलग अलग जगह से जब कोल मंगवाना पड़ता है तो कहीं ना कहीं इसका जो लोन है, जो इसका स्टील प्रोडक्शन में कॉस्ट है, वो बहुत बढ़ गई है। सो कहीं ना कहीं ये एक इसकी परफॉर्मेंस कम होती जा रही है। परफॉर्मेंस कम होने की वजह से प्रोडक्शन कम हो रहा है, प्रोडक्शन कम की वजह से प्रॉफिट कम, और अल्टीमेटली ये एक तरह का बर्डन साबित हो रहा है गवर्नमेंट के ऊपर, इसलिए गवर्नमेंट इसे सेल करने की बात कर रही है। सो जो अभी का प्रोटेस्ट है वो प्रोटेस्ट डिमांड कर रहा है कि आप इसे सेल मत करो, पहली चीज।
100% इसका सेल की बजाय आप इसको कोल माइन अलॉट करो, ताकि और साथ के साथ जो अभी तक का लोन लिया गया है इस स्टील प्लांट के द्वारा उसे ऑफ कर दो, रिट ऑफ कर दो, मतलब कि हटा दो, फिर नए सिरे से शुरुआत हो, इसे प्रॉपर कोल माइन अलॉट हो, तो जाके इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग एंश्योर हो पाए। Then not next one is Samsung workers strike in Chennai. Basically चेन्नई में जो सैमसंग के वर्कर्स हैं वो भी स्ट्राइक पर है कंटिन्यूअसली। उनकी भी डिमांड यही है कि हमें प्रॉपर वर्किंग आवर्स और जो भी वेजेस हमें मिलती है उन सब के रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रॉपर गवर्न किया जाए। इसलिए चेन्नई में सैमसंग वर्कर्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या यूं कह लो कि स्ट्राइक पर है। मैंने जो कल क्वेश्चन पूछे थे पीएसएलवी और जीएसएलवी से रिलेटेड, तो उसका फर्स्ट का आंसर है, आंसर इज 1 पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज यूज्ड बाय इंडिया। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को हॉर्स ऑफ द इसरो भी बोला जाता है, क्योंकि पीएसएलवी कंटिन्यूअसली हमें अपने लॉन्चिंग ये जो लॉन्चिंग व्हीकल है पीएसएलवी, इसे हम कंटिन्यूअसली यूज करते हैं अपनी सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च करने के लिए। अगला क्वेश्चन बात कर रहा था नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर है द ऑप्शन नंबर 2। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल प्रोवाइड्स environmental justice and helps reduce the burden of litigation in the higher courts, whereas the CPCB promotes cleanliness of streams and wells and aims to improve the quality of air in the country। ये दोनों टॉपिक्स मैंने पिछली क्लास में कल के लेक्चर में बहुत डेप्थ में डिस्कस कर दिए थे। ये दोनों PYQs आपको दिए गए थे, होप आपने सॉल्व किए होंगे। So this was all about today. Thank you so much. Hope you all like the session. इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन से जुड़ने के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट IAS। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम की लिंक्स प्रोवाइडेड है। यू कैन ज्वाइन अस फ्रॉम देयर। थैंक यू सो मच।